हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोग को दिखाते हैं कि 2018 वाले जो एग्ज़ाम हुए थे एएलपी एग्ज़ाम सीबीटी 1, तो ये सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। सीबीटी 1 एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट था साइंस सब्जेक्ट, उसी का सब आपको क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहे हैं। और आपको हम दिखा रहे हैं कि इसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन ये हमारे मास्टर नोट्स में से ही आए थे। और जो भी स्टूडेंट ने हमारे नोट्स को लिया था वो लोग को मिला होगा सारा क्वेश्चन। तो आइए हम आप लोग को दिखाते हैं। तो ये सब्जेक्ट है साइंस 2018 वाली वैकेंसी में एएलपी एग्ज़ाम में। ये एएलपी का सबसे पहला एग्ज़ाम जो था हुआ था 9 अगस्त को शिफ्ट 1 में। इसका जो क्वेश्चन था साइंस, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइंस का क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये वीडियो स्पेशली साइंस के लिए हम बना रहे हैं। तो इसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज इसका वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था आपका कि हम आप लोग को बस एक चीज़ इसमें दिखाना चाहते हैं कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा पहले से, हमने जो नोट्स बनाई है उसी नोट्स में से सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में टच हो रहे हैं। और हम जो स्टूडेंट से प्रॉमिस करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 90% क्वेश्चन जो हमारे नोट्स में से आते हैं, 90% क्वेश्चन जो हमारे नोट्स में से आते हैं और बिल्कुल आए हुए 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी साइंस सब्जेक्ट में। सीबीटी 1 में 25 क्वेश्चन पूछता है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आते हैं क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन ही पूछा जाता है और टॉपिक तो इसका सेम ही रहता है। इस बात को तो हम पहले से ही मतलब बता चुके हैं आप लोगों को। तो आइए आप लोग को हम दिखाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। और क्वेश्चन आसान भी होते हैं, भारी भी होते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी होते हैं। तो आइए सबको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 18 क्वेश्चन टोटल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें आपको बताया गया कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। तो अब देखिए ये चैप्टर 1 हो गया, यूनिट यानी कि फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन। और तो उसका ये सबसे बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसी बेस्ड पे कुछ और भी पूछा जा सकता है, इसलिए सबको याद रखना बेहद ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है रैनवियर के नोट्स, ये भी हमारे मास्टर नोट्स में से आते हैं आए हुए क्वेश्चन है। रैनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है, जो डैश में पाया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में कभी आपने तंत्रिका तंत्र पढ़ा होगा, तो तंत्रिका तंत्र जो इस तरह से रहता है, फिगर स्टारफिश के जैसा रहता है, इस तरह से रहती है ना। अभी तो फिलहाल आप लोग को हम दिखा नहीं रहे इसको। जैसे यहाँ पे इसका इस तरह से गुच्छा रहता है, तंत्रिका तंत्र आप लोग ये क्लास 9th में पढ़ना था, इस तरह से रहता है। और ये जो कहाँ पाया जाता है, तो इसके सभी पार्ट के अलग अलग नाम होते हैं। जब आप लोग को पढ़ाएंगे बायोलॉजी या फिर जब आप लोग हमारे क्लास को ज्वाइन करेगा तो वहाँ पे ये सारा चीज़ बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कहा जाता है एक्सोन। क्या कहा जाता है? एक्सोन, ये वाला एक्सोन। और ये रैनवियर के नोट्स क्या होते हैं, यहाँ पे इस तरह से बने हुए थे जगह, इस तरह से होते हैं बने हुए। और रैनवियर के नोट्स जो होते हैं, ये जो बीच में जो खाली स्थान है इसी को कहा जाता है रैनवियर के नोट्स। ठीक है, रैनवियर के नोट्स। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये एक्सोन, इसको कहा जाता है एक्सोन। तो माइलोनक्रीन एक्सोन, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे हमें टच हो रहा है, तो यही आपका आंसर होगा माइलिनकृत एक्सोन। हमें एक्सोन याद था तो उस पर हम इस ऑप्शन को लगाए हैं। और तो इस तरह से ये बायोलॉजी का इस तरह से क्वेश्चन आया। ये भी क्वेश्चन हमारे मास्टर नोट्स में आपको मिलेगा। ये देखिए इसमें से कौन सा एक एस्प्रोट्रोफ है, सेप्रोट्रोफ है। तो अब देखिए आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आती है, तो आप तो पढ़ाई करते हिंदी मीडियम, जबकि देखिए सेप्रोट्रोफ जो है वो एक इंग्लिश का शब्द है, और जबकि हिंदी मीडियम क्वेश्चन में भी और इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन में भी सेप्रोट्रोफ ही लिखा गया है। तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हिंदी में पढ़ाई किए होंगे वो लोग को ये क्वेश्चन जानते हुए भी उन लोगों का ये क्वेश्चन छूट गया होगा। इसलिए आप लोग बोलते हैं हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स करके पढ़िए ताकि आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन छूट नहीं। तो अब देखिए सेप्रोट्रोफ का मतलब क्या होता है? मृतजीवी। इसका हिंदी क्या होता है? मृतजीवी।
तो ये बहुत बड़ी खामी रही है एग्ज़ाम में कि क्योंकि सारा चीज़ गूगल ट्रांसलेट का एक आता है सॉफ्टवेयर, उसी पे आधारित होती है, जो कि इंग्लिश मेन भाषा होती है इंग्लिश, अब बाद में कि उसका ट्रांसलेटेड चीज़ होती है। जैसे कि कहीं पर इंग्लिश में लिखा गया है मैन, तो उसका हिंदी लिखा जाता है पुरुष, आदमी नहीं लिखता है, वहाँ पे लिखता है पुरुष, क्योंकि इंग्लिश तो मशीन है, AI है, तो वहाँ पे आदमी को लिखा था पुरुष। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद है, लेकिन विवाद को साइड में रख के आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाई कीजिएगा। तो देखिए सेप्रोट्रॉफ का मतलब हिंदी में क्या होता है, मृतजीवी। अब हमें पता था तो हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, अगर आपको नहीं पता होगा सेप्रोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, वैसे सभी लोगों को पता है कि मृतजीवी क्या होती है। मृतजीवी वैसे जीवों को कहा जाता है जो मृत पेड़ पौधों या जीव जंतुओं को खा करके जीवित रहते हैं। तो ऐसा कौन सा होता है, ये होता है, उसका हिंदी है कुकुरमुत्ता, यानी कि कवक, जो मशरूम होता है ना, वही होता है मशरूम। तो यही होता है कुकुरमुत्ता या फिर गोबर छत्ता, इस तरह से। तो आपके पास ऑप्शन में आदमी, कबूतर, शैवाल, तो कुछ हद तक शैवाल भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा सुटेबल आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न में देखिए कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग बराबर क्या होता है, एम भी। संवेग बराबर क्या होता है, एम भी, एम इंटू भी। एम मतलब मास, भी मतलब वेलोसिटी यानी कि वेग। तो मास और वेग कहाँ पे है, मास मतलब द्रव्यमान और वेग, ये आपका ऑप्शन सी। ठीक है, जब आप लोग को पढ़ाई करवाएंगे तो ये भी हमारे क्वेश्चन मास्टर नोट्स में से आए हुए हैं। हमें भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि जितने भी हमने यहाँ पे मास्टर नोट्स में क्वेश्चन को ऐड किया था, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे टच हो रहे हैं, क्योंकि हम उसको क्वेश्चन में पहले तो हम उसको बेसिक जितना भी था, जबकि ये मास्टर नोट 2016 हम तैयार किए थे, पहली बार 2016 में हम तैयार किए थे, और 2019 वाले जो एग्ज़ाम हुए उसमें लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आ गए हमारे मास्टर नोट्स में से, वो भी साइंस का। आगे भी और सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि सब में से किस तरह से क्वेश्चन आए हमारे मास्टर नोट्स में से। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f वायु में कोई एक द्रव में डुबाया जाता है, द्रव में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूज कर दिया स्टूडेंट को। स्टूडेंट पहला नंबर तो ये क्वेश्चन देखा कि चलो यार ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको छोड़ के आगे निकालते हैं, जबकि क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इजी रूप में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कहता है, उत्तल दर्पण, क्या कहता है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कुछ इस तरह से होती है, दर्पण, उत्तल दर्पण जो होती है उसकी फोकल लंबाई वायु में जितनी हो, द्रव में दर्पण को चाहे कहीं भी रखिए उसका फोकल लंबाई कांस्टेंट रहती है, वो बदलती नहीं है। तो जिसकी फोकल लंबाई वायु में f है तो जल में भी इसका f ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। सर्च लाइट मतलब क्या होता है, सर्च लाइट मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आप हैं, आपका दोस्त है, रात में 12 बज रहा है, किसी सुनसान जंगल में गुम हो गए हैं, तो आप उसको जाइए खोजने के लिए, तो कैसे खोजिएगा, सर्च लाइट से, मतलब टॉर्च को ही सर्च लाइट कहा जाता है थोड़ा सा स्टैंडर्ड भाषा में। तो टॉर्च का क्या सिस्टम होता है, इस तरह से होती है टॉर्च, यहाँ पे रहता है बल्ब लगा हुआ, और यहाँ पे एक लेंस होती है उत्तल लेंस, यहाँ पे जो दर्पण होती है उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा होता है, वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है, अवतल दर्पण। यहाँ से लाइट आती है, लाइट जो है इस दर्पण में पड़ करके आगे की तरफ सीधा निकलती है, और इसको फोकल, ये जो है उत्तल लेंस, इसको एक जगह पे फोकस करने की कोशिश करता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक में कौन सा होता है, अवतल दर्पण होती है। अब देखिए अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन चैप्टर का। इसमें देखिए रिप्रोडक्शन यानी कि दो प्रकार होती है, एक होती है लैंगिक, जो लिंग के द्वारा, मतलब कि लैंगिक मतलब कि नर लिंग और मादा लिंग आपस में संलयन करके एक अपने जैसा एक दूसरी प्रजाति को बनाती है। एक होती है अलैंगिक प्रजनन, जिसमें कि एक जीव अपने आप को दो भाग में विभाजित करके अपने जैसा दूसरा बनाती है। तो देखिए अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन ऑप्शन के अनुसार क्या होते हैं, नए जीव जनक माता है होते, पता सुना यहाँ पे शब्द का जो है ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है। इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि अलैंगिक, जैसे कि अमीबा, देखिए
अमीबा जो आप लोग इस तरह से आप पढ़े होइएगा, ये जब आपस में टूटता है तो यही आपस में बीच से टूट जाता है, यही आपस में बीच से टूट जाता है, तो हू बहू अमीबा के जैसा एक दूसरा अमीबा बन जाता है। फिर वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो जाता है, डिवाइड हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि दोनों हू बहू माता पिता के समान ही होते हैं। यहाँ पे वही कहने वाला, नए जीव होते हैं ना, जनक माता पिता के समान होते हैं। नए जीव जनक माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं। जबकि मान लीजिए इंसान का बच्चा हो या फिर कोई और जीव का बच्चा हो, वो हू बहू अपने माता पिता के जैसा नहीं होते, बिल्कुल उसका जेरोक्स कॉपी नहीं होते। कोई कोई होते हैं लेकिन हू बहू जेरोक्स कॉपी होते नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है। आपका ऑप्शन ए होता है। देखिए, आपको इस क्वेश्चन को बताने का मकसद ये रहा कि जैसे कि आप लोग कोई पढ़ाई करते हैं तो ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आप पढ़े वही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। क्वेश्चन आते हैं लेकिन क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो दिमाग आप कैसे सीखे, जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब जाकर आप उसको सीख पाइएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? अब देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, द्रव्यमान संख्या के परमाणु संख्या के, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। न्यूट्रॉन क्या होती है? देखिए, परमाणु में 3 कण होते हैं मुख्य रूप से। ये मान लीजिए कोई एटम है, इसके बीच में ये हो गया, यहाँ पे P प्लस N होते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि न्यूट्रॉन का जो संख्या वो क्या होती है? न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? अब देखिए, एक द्रव्यमान संख्या होती है, वो P प्लस N को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और P द्रव्यमान संख्या में से अगर P को माइनस कर लें तो क्या बचेगा? न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये क्वेश्चन कैसे मैथ की तरह सॉल्व हो गई। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा कि द्रव्यमान संख्या परमाणु की संख्या, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को माइनस कर लेंगे। और परमाणु संख्या कहते किसको है? किसी भी तत्व के एक परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है, ना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे का क्वेश्चन कि ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? यह एक मतलब कि थोड़ा सा IIT लेवल का क्वेश्चन आ गया है। और ये जो क्वेश्चन ये हमारे मास्टर नोट्स में टच नहीं, यही एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था जो कि हमारे मास्टर नोट्स में से टच नहीं किया था, वो पहला दिन के एग्जाम में। बाद बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हमारे मास्टर नोट्स में से ही आए थे। तो इसको हम याद कर लेते हैं। इसका जो आंसर है थोडियम। जब आप लोग को बेसिक पढ़ाएंगे, अब देखिए, अब अगला जो हमारा मास्टर नोट्स में जो अपडेशन आएगा, अपडेट जो होगी, तो उसमें न्यूलैंड के ऑक्टेव्स वर्गीकरण को हम उसमें ऐड करेंगे उसके बारे में। और भी इसके नाम पे एक अलग से चैप्टर ही बना दें, क्योंकि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, आगे भी आ सकती है इसका क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? थोडियम। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। वो है आपका सोडियम। वो है आपका सोडियम। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कर्षण होता है? निष्कर्षण वहां पे नहीं लिखा गया है और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, यहाँ भी ऑप्शन जो है वो इंग्लिश मीडियम में लिखा है, इसलिए आप लोग जब भी पढ़ाई करेंगे थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी कोशिश करके मिला के पढ़ें। और आपको हमारे मास्टर नोट्स में से जो भी चीज़ें हिंदी में लिखी होती है उसको कॉस्ट में करके इंग्लिश में भी लिखा जाता है। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरे। वे पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, वे डैश समूह से आते हैं। विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते। विभिन्न भाग क्या होते हैं? उपस्थित नहीं होते। जैसे कि जड़, तना, पौधे, मतलब जड़, तना, फूल, पत्ती, फल, ये सब उपलब्ध नहीं होते। यानी एक थैले की तरह होती है, गोला होती है, और उसका नाम से स्पष्ट है कौन सा होता है? थैलोफाइटा। वो एक थैला के जैसा होता है, क्या बोलते हैं इसको? थैलोफाइटा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। जब एक परिपथ में कई परिपथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं, श्रृंखला परिपथ में प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस जो है सीरीज रूप में जुड़े होते हैं, सीरीज रूप में जुड़े होते हैं रेजिस्टेंस, सीरीज रूप में जुड़े होते हैं रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है? करंट का जो मान होता है क्या होता है? वो न बढ़ता है न घटता है, एक जैसा ही रहता है। ठीक है, करंट का वैल्यू एक जैसा ही रहता है। आगे देखिए, NH4 के इसको देखिए कैसे ये लिखा गया है, NH4 इस तरह से लिखा गया है। आपका क्वेश्चन ये रहा, इसके एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो आइए परमाणु को जोड़ते हैं, बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के कितने परमाणु?
यहाँ पे 1 है, ये 2 इसमें गुना होगा, तो यानी नाइट्रोजन का 2 प्लस हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन का 4 और गुना 2 यानी 8 परमाणु, हाइड्रोजन के 8 परमाणु प्लस सल्फर का 1 परमाणु प्लस ऑक्सीजन का 4 परमाणु, सबको जोड़िए तो 4 1 5, 8 5 13 2 15 आपका आंसर। इसी तरह से गिनते हैं हम लोग, तो आपका ऑप्शन है 15। ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उसके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है, यानी कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया था उसका बेस क्या रखा था, किस चीज के आधार पे वो आवर्त सारणी का निर्माण किया था, किस चीज के आधार पे वो उन्होंने आवर्त सारणी बनाया था, तो वो क्या था, परमाणु द्रव्यमान, आयनीकरण एंथैल्पी और परमाणु के आकार, परमाणु संख्या। तो आपका सही आंसर क्या है, परमाणु संख्या। वो उन्होंने परमाणु संख्या के आधार पे ही अपना आवर्त सारणी का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है, लाल चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है लाल चींटी में। उसको देखिए टैनिक अम्ल है, ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक तो टमाटर में पाया जाता है, मैलिक अम्ल चलिए ये शायद सेब में पाया जाता है। आगे देखिए, नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण वो क्या कहते हैं, मंदन। और मंदन जो है, मंदन यानी त्वरण, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और वेग में परिवर्तन की दर जब पॉजिटिव दिशा में होती है तो उसको कहते हैं त्वरण, और जब निगेटिव दिशा में होती है तो क्या होता है इसको, मंदन। तो नकारात्मक त्वरण यानी कि वेग का ही ना, मतलब विपरीत दिशा हुआ, तो आपका सही आंसर क्या होगा, वेग। यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली रूप से नहीं लिखा जाता कहीं पर भी, लेकिन आपको जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसको सोच समझ के उसको बनाना होता है, मतलब बिल्कुल क्विक माइंड लगाना पड़ता है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, वो निकलती है क्लोरीन गैस, हाइपोक्लोराइड अम्ल और एक क्लोरीन गैस निकलती है। तो ये रहा आपका टोटल 17-18 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया था, और ये सब क्वेश्चन जो है वो ये तीनों किताब में से आई थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये जो किताब है ये हमारे द्वारा लिखा गया किताब है, और इसी किताब में से सारे के सारे क्वेश्चन आए थे ये वाले। अगला जो मतलब कि क्वेश्चन जो हम लेंगे वो मैथ या फिर रीजनिंग होगा, तो आप उसको भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप लोगों को किस तरह से तैयारी होनी चाहिए। तो तैयारी देखिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के नहीं होती है, उसको समझ के होती है, और समझाने वाला आपको चाहिए कोई। तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग हमारा मास्टर नोट्स आप लोग खरीद लीजिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके, और हमारा ये एप्लीकेशन है स्मार्ट वीडियो कोचिंग। स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे और इस तरह का आइकॉन आ गया, आप इसको देख करके उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो पर्सनली तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।